नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। नया आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ ली थी। आशा करता हूँ आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वनाम जो शब्द है, आप इसमें देखिए सर्व और नाम इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम तो आप जानते हैं सभी का नाम, ठीक है। यहाँ पर सभी के नामों की बात हो रही है। किसके नामों की बात हो रही है? सभी के नामों की बात। अब ये सभी कौन हैं? तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था संज्ञा, है ना। अर्थात इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का नाम होता है और उनके नामों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर कई बार हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण हैं, कई बार हम प्रयोग करते हैं राम जाता है, राम जाता है। अब यहाँ क्या है? नाम क्या है? संज्ञा है, लेकिन इसके स्थान पर कई बार हम प्रयोग कर लेते हैं वह जाता है। यहाँ पर भी हमें पता चला कि राम जो कि एक व्यक्ति है और वो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम राम शब्द का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग कर लिया, इसी को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं, तुम, आप, ठीक है, उसका, हमारा, ठीक है, मेरा और मेरी या हम, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इसके जो है शब्द हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सर्वनाम की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके भेद कितने हैं। इस वीडियो से पहले हमने संज्ञा की वीडियो पढ़ी थी और आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। अगर नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो अक्षरों से या दो वर्णों से मिलकर के संज्ञा बनी है और इसके हमने 3 भेद पढ़े थे। और सर्वनाम 4 अक्षरों से मिलकर के बना है ना। तो जब 2 अक्षरों से मिलकर के बना है तो 3 भेद हैं, तो जब 4 अक्षरों से मिलकर के बनेगा तो इसके भेद कितने हो गए? 6, है ना। जब वर्ण देखिए 2 अक्षर हैं, यहाँ पर 4 अक्षर हैं, इससे सीधा डबल है, तो इसके उदाहरण भी इससे सीधे डबल है, ठीक है। तो आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। संज्ञा से सीधा डबल है इसके भेद, ठीक है। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 6 भेदों को हमें याद करना है, याद होने चाहिए कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, ठीक है। तो इसको याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम एक ट्रिक यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करेंगे। ट्रिक है
बहुत सीधी सी ट्रिक है। अनाप शनाप, हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा अनाप शनाप मत बोलो। अनाप शनाप क्या है? सर्वनाम की ट्रिक है, इसको याद करने की ट्रिक है। आइए देखते हैं कि ट्रिक कैसी है। सबसे पहले आ है, तो आ से जो इसका भेद हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम इसमें आप जोड़ लेंगे। अब आई ना की बारी, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक की जगह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। पा से देखिए क्या होता है, पा से पुरुषवाचक सर्वनाम, पा से कौन सा सर्वनाम हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। 3 हमने जान लिया। आइए अब सा से देखते हैं। सा से संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब बचा ना, इस ना से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और आखिरी हमारा बचा है प, और इस पा का जो भेद है उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए इस ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यह ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम के भेद याद कराने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आ से हो गया अनिश्चयवाचक, ना से हो गया निजवाचक, पा से हो गया पुरुषवाचक, सा से हुआ संबंधवाचक, ना से हुआ निजवाचक, और आखिरी जो पा है उससे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से सर्वनाम के भेद याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सर्वनाम की परिभाषा जान ली, सर्वनाम के भेद जान लिए। अब हम आगे एक एक भेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए तो हम बारी बारी से अब इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो कई बार हमें उसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। देखेंगे अनिश्चयवाचक, पहला जो है, पहला भेद हमने क्या पढ़ा था? अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, ठीक है, निश्चित बोध नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जब चर्चा होगी तो उसका निश्चित तरीके से बोध नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ इसका उदाहरण क्या होगा? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब देखो कोई आ रहा है, कौन आ रहा है मालूम नहीं है, ठीक है। एक है कौन चिल्ला रहा है, ठीक है, कौन चिल्ला रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी कौन बातें कर रहा है, कौन आवाज़ कर रहा है, कौन चिल्ला रहा है हमें मालूम नहीं है। किसका फ़ोन आ रहा है ना, कई बार फ़ोन आता है ना, तो घर में मम्मी या पापा आवाज़ करते हैं, देखो तो फ़ोन में किसका फ़ोन आ रहा है, ठीक है। उन्हें नहीं मालूम कि किसका फ़ोन आ रहा है ना। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है ना, क्रिया हो रही है लेकिन किसके द्वारा हो रही है ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर निश्चित बोध नहीं होता है वहाँ पर हो गया अनिश्चितवाचक सर्वनाम।
और इसके विपरीत में क्या है, निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका बिल्कुल विपरीत है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी विपरीत है। किसी व्यक्ति वस्तु का जब निश्चित बोध होता है वहाँ पर निश्चय व निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देता हूँ, वह आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर वह आ रहा है। ठीक है, मालूम है कौन आ रहा है, वह आ रहा है। हो सकता है अगर यहाँ तो हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं ना, अगर बोलो राम आ रहा है तो राम की जगह हम प्रयोग करेंगे ना, वह आ रहा है। इसी प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ, निश्चय है, यहाँ पर जो क्रिया मैं कर रहा हूँ वह निश्चय है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक ये सर्वनाम के दो भेद हमने पढ़ लिए हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के भेदों को पढ़ेंगे। चलिए, तो हमने दो भेद पढ़ लिए हैं। अगला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और ध्यान रखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण इसका भेद है। जो तीसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक, यहाँ पर किसी पुरुष की बात की होगी। पुरुष का मतलब मेल पर्सन नहीं, मेल या नहीं है। ठीक है, पुरुष का मतलब मेल फीमेल सब आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें पुरुषवाचक को तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले इसे बांट दिया गया है उत्तम पुरुष में। ठीक है, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। ठीक है, और तीसरे में बोला गया है अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान दीजिए, उत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे बढ़िया। इस दुनिया में एक बात बताइए, सबसे बढ़िया कौन है, मैं, है ना। या आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए कौन हो गया, मैं, है ना। तो मैं जो शब्द है ये दुनिया में सबसे उत्तम है। ठीक है, इसमें और कौन आएगा, हम भी तो आएंगे, है ना। मैं में कई बार हम भी तो शामिल होते हैं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, हम जा रहे हैं, तो मैं भी तो उसमें शामिल हूँ। तो मैं और हम ये दोनों शब्द किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। और मेरे बाद दूसरे नंबर पर कौन अच्छा है, तुम अच्छे हो, है ना। मैं अच्छा हूँ, दूसरे नंबर पर कौन अच्छा है, तुम या तुम सब, है ना। इसी में हम आप भी बोल सकते हैं, आप अच्छे हैं। तुम की जगह हम आपका भी प्रयोग कर सकते हैं ना। मैं और तुम, इनके अलावा जो है वो क्या है, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में कौन है, वह, वे सब। ठीक है, उसका, ठीक है, आदि। क्योंकि इसके अलावा जो भी शब्द बचे हैं सब किस में जाएगा, उत्तम पुरुष में। ठीक है, तो जब पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भागों में बांटा है पुरुष को, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो जो मैं शब्द है क्या है, सर्वनाम के भेदों में पुरुषवाचक तो सर्वनाम है, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम का जो तीसरा भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको भी हमने पढ़ लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का पढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो हमने तीन भेद पढ़ लिए हैं। चौथा भेद क्या है इसमें, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर संबंध स्थापित किया जाए,
स्थापित जहाँ पर संबंध स्थापित किया जाए वहाँ पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात जहाँ पर संबंध बताया जाए, है ना, वहाँ पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ मैं, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब देखो, जो व्यक्ति पढ़ेगा इसका संबंध किससे है, बढ़ने से, है ना। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए, जिसकी से किसका संबंध है, उसकी से, है ना। जिसकी किसकी ओर किससे संबंध स्थापित कर रहे हैं, उसकी से जो है स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तीन वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं, पहला जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य से क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो शब्द हैं क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो चौथा भेद जो था संबंधवाचक सर्वनाम, इसको हमने पढ़ा। अब आइए पांचवा देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, निजवाचक सर्वनाम। महत्वपूर्ण क्यों है अभी आपको बताऊंगा। निजवाचक में जहाँ पर स्वयं की बात की जाती है, ठीक है, स्वयं की बात की जाती है। समझ में आ गया। मैं यहाँ पर पूरी परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप जब नोट्स बनाएंगे तो अपने आप परिभाषा लिखेंगे। निजवाचक जैसे कि ना, निज मतलब होता है स्वयं का, जिस वाक्य में स्वयं की चर्चा की जाती है, ऐसे वाक्यों में जो सर्वनाम पद होते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसमें हम प्रयोग करेंगे मेरा, ठीक है, अपना, ठीक है, अपने, आप इत्यादि शब्दों का आपको प्रयोग किया हुआ मिलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए, यह मेरे मामा का गांव है, मामा का गांव है, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, मेरी है, ठीक है। यह घर मेरा, यह घर मेरा है, ठीक है। तीन वाक्यों में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वयं की बात की जा रही है, ठीक है। मेरे मामा का घर, यह पुस्तक मेरी है, यह घर मेरा है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्वयं की बात की जा रही है, दूसरे की बात नहीं की जा रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये सारे क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम के भेदों में आखिरी भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सबसे आसान है क्योंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है प्रश्नवाचक, और आपको अक्सर इसके प्रश्नवाचक के इस प्रकार के निशान मिलेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चिन्ह मिलेंगे, ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जो वाक्य या कह सकते हैं जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, उन वाक्यों में जो सर्वनाम होते हैं उन सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये क्या है ना, या
तुम कब खाना खाओगे, खाना खाओगे। ठीक है, ठीक है। एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। आपको स्टडी सर जी, ठीक है, चैनल कैसा लगता है, कैसा लगता है ना। तो कैसा लगता है, इस बात को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको स्टडी सर जी चैनल अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 वाक्य मैंने लिखे हैं, इन तीनों वाक्यों में क्या हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आप, तुम और आपको ये सारे शब्द कहाँ चले जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनको पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको यह विषय आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।